Hello students, let's start with the new chapter that is आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात समझना, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। ये टेक्निकली देखा जाए तो तुम्हारे कोर्स का लास्ट चैप्टर है। यहाँ पर बढ़िया बात हो जाएगी कि अब से तुम लोग को सोशल स्टडीज से पीछा छूट जाएगा, मतलब पॉलिटिकल साइंस वाले पार्ट से, ठीक है। और अब आगे की चीज तुम जब आगे फर्दर पढ़ोगे तो अब आगे चीजें नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर ये चीज समझना कि जब ये चैप्टर का लास्ट है, देखो जो ये जिस यूनिट के अंदर दो चीजें दे रखी है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। अब आउटकम्स या फिर चैलेंजेस जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक्चुअली बस यही कंक्लूजन, इनको तुम ऐसा बोल दो कि मैंने क्या बताया कि तुम लोग अब 10th क्लास में सोशल स्टडीज खत्म हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस खत्म हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इस पूरा जितना भी तुमने अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, क्लास 6th से लेकर क्लास 10th तक तुम लोगों ने डेमोक्रेसी देखा, तो अब जो डेमोक्रेसी का कंक्लूजन है वो तुमको यहाँ इन दो चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। टेक्निकली यही चैप्टर तुम्हारा लास्ट पार्ट हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट तो आता ही नहीं है एग्जाम्स में, तो दिस इज द लास्ट चैप्टर। अब समझते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, मतलब डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स रहे। तो डेमोक्रेसी के आउटकम्स जानने के बाद एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी क्या होता है। तो इन्हें आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं, अब्राहम लिंकन यूएस प्रेसिडेंट, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने डेमोक्रेसी को डिवाइड कर, क्योंकि सबसे अगर हम लोग दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी की बात करें तो यूएसए की होती है, तो उन्होंने डेमोक्रेसी को क्या बताया, तो उन्होंने डिस्क्राइब करा कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि किसकी है, ऑफ द पीपल, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफ द पीपल, दूसरे नंबर पे बाय द पीपल, और तीसरे नंबर पे फॉर द पीपल। ये हमको बहुत अच्छे से पता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये तीन चीजें हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में अभी तक भी डिस्कस करा, अभी तक तो भी तुमको यही समझ में आएगा। यानी अगर ऑफ बाय फॉर की बात करूं तो ये सब लोग किसके लिए है, पीपल के लिए। ये एक ऐसा फॉर्म जहां पर लोगों का शासन हो, इसलिए इसको लोकतंत्र भी बोला जाता है हिंदी के अंदर देखते तो। अब समझना कि डेमोक्रेसी, देखो एक चीज समझना, एक अगर तरीका बने या एक हम लोग बात समझे तो एक चीज हमको ये समझ में आ जाएगी कि डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये एक ही नजरिया है कि दुनिया की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको तुम बोल दोगे, डेमोक्रेसी की बोल दोगे। क्यों, क्योंकि इसके जो भी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मार्केट में अवेलेबल है, चाहे तुम डिक्टेटरशिप ले लो, चाहे मिलिट्री डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल तुम ले लो, चाहे मोनार्की ले लो, वन पार्टी रूल बात कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बात कर लो, किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि नहीं, जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है यहां तक। अब डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ डेमोक्रेसी में कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई। जैसे एग्जांपल एक बात समझना कि अगर मान लो मुझे कोई मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे मोबाइल खरीदना है तो मेरा एक बजट होगा, मैंने उस बजट के हिसाब से 5-7 मोबाइल लिस्ट करे होंगे कि ये X, Y, Z, A और B, मान लो ये 5 मोबाइल मैंने लिस्ट करे। तो मैं इन 5 में से क्या करूंगा, इसके कुछ अपने स्पेसिफिकेशंस होंगे, इसके कुछ फीचर्स होंगे, इन सबके अपनी अपनी कुछ खासियत होंगी, उन सबको कंपेयर करूंगा, उनमें बोलूंगा कि यार इस बजट रेंज में ये वाला जो फोन है वो बेस्ट है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि दुनिया में जितने फोन्स हैं उन सब में से अच्छा ये, मैं जिन चीजों पे कंपेयर कर रहा हूं और जब कंपैरिजन देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये फोन सबसे अच्छा है, दुनिया में से अच्छा दूसरा कोई फोन ही नहीं है, ठीक है, या यही सब जो है वो यही है, नहीं भाई साहब, दुनिया में दूसरी चीजें भी होती हैं और ये भी अच्छी है इसलिए मार्केट में चल रही हैं, इनमें भी कुछ अपने फायदे होंगे, ठीक है, तभी ये मार्केट में चल रही, नहीं तो क्या होता है यही फोन बिकता है मार्केट में। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में सबसे अच्छी गवर्नमेंट साबित होकर आती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम लोग करते हैं, जो भी चीजें हो रही है वो सब किसके लिए हो रही है, लोगों के लिए हो रही है, लोगों के द्वारा हो रही है और लोग ही इसको सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक बात बता दी कि डेमोक्रेसी इस कारण से मैं अच्छा बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। इस कारण से हमने डेमोक्रेसी को अच्छा बोला। अब जरा देखते हैं कि क्या ऐसे फीचर्स, में तुमको बता ना कि हम लोग फीचर्स कंपेयर करेंगे, तो यहां पर भी देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो उठ के आया वो बोला कि जो डेमोक्रेसी है ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करती है। जो भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमारे हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो जो भी फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स है उनकी रिस्पेक्ट कौन करती है, डेमोक्रेसी करती है। फिर आगे जब मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होता है तो यहां पर क्या होता है, यहां हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहां पर
अगर वन पार्टी रूल है या वन पार्टी सिस्टम है तो आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो जो वो लोग कर रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा। आप आपके मन से तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां पर भी हमको ये चीज समझ में आई कि नहीं, जब ऐसा रहता है तो गवर्नमेंट के ऊपर भी, और देखो इसके ऊपर जब वन पार्टी रूल है, जैसे मान लो चाइना के अंदर, ठीक है, तो उसे जो डिसीजन लेना होगा वो खुद ही ले लेगा, कोई अपोजिशन में ही नहीं तो उसको अपोज कौन करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब मल्टी पार्टी रूल होता है तब यहां पर द अपोजिशन में भी बहुत सारी पार्टीज होती है, ठीक है, मतलब एक पार्टी रूलिंग है और एक पार्टी अपोजिशन में है। तो क्या होगा, एक या बहुत सारी पार्टी अपोजिशन में हो सकती है, बट हाँ उस सबको मिला के अपन ने अपोजिशन बोला। तो जब अपोजिशन रहता है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो भी रूलिंग पार्टी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती है, उसे अपोजिशन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ठीक है, मैंने पीपल रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया बट इट इज द सेम थिंग। आगे मूव करते हैं। अ डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम, एक और सबसे बड़ा फीचर यहां देखने को मिला, क्या कि यहां पर डेमोक्रेटिक, हर वोट की हर एक वैल्यू होती है, 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, और यहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करते हो किसी भी पैरामीटर पे। तो इसीलिए बता दें कि यहां पर आप किसी की भी सरकार भी बना रहे हो, गवर्नमेंट भी फॉर्म कर रहे हो, तो आपको किसके थ्रू, एक बेसिक वोटिंग प्रोसीजर से जाना पड़ेगा जो कि हर किसी के लिए सेम है। मतलब अगर मान लो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री भी इलेक्शन में खड़ा होगा और उसे भी वोट डालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये एक बेसिक चीज हमको समझ में आती है। फिर यहां पर बात करा कि रिस्पेक्ट फॉर दी रूल ऑफ लॉ, तो जितने भी बेसिक रूल ऑफ लॉ होते हैं, ठीक है, जो लॉ, रूल ऑफ लॉ इन द सेंस लॉ की नजर, मतलब लॉ की नजर इन द सेंस कि लॉ के लिए भी इनके मन में क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है। ऐसा नहीं होगा कि यार आपने कुछ भी बना दिया, जो मैंने बोला वही मेरा, अच्छे, मेरे ही जो मेरा शासन, क्या वो उसका डायलॉग है ना तुम्हारा, जैसे ही मेरा ही शब्द मेरा शासन, ऐसा समझ लो। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो रूल बना दिया गया है उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और वो रूल होगा वो हर किसी के ऊपर सेम लागू होगा। अगर वो राजा का बेटा है तो राजा के बेटे के लिए भी वही रूल होगा जो नॉर्मल किसी गरीब व्यक्ति का बेटा होगा, ठीक है। इट इज वन एंड दी सेम थिंग, रूल सबके लिए सेम अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने रिस्पेक्ट बता दी। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यहाँ आप अपने मनमर्जी से नहीं चला सकते हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक वे में आपको गवर्नमेंट को चलाना होगा। फिर आ गया सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिटीजन पार्टिसिपेशन एट दी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर सिटीजन पार्टिसिपेशन होता है। एक बात समझना कि हाँ, हम लोग की चीज इसको सेंटर या स्टेट में हमको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अगर कोई भी देखो, ये बहुत कॉमन चीज है, मैं बताता हूँ, कोर्स से बाहर जाना है, लेकिन एक चीज समझो, सेंटर और स्टेट में क्या होता है कि हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करा और हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ना होते वक्त इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। क्लियर हो रहा है बात? ये आज तक भी यही चलता रहा और भविष्य में, ठीक है, इन फ्यूचर ये चीज चेंज हो जाएगी। मुझे ऐसा पर्सन लगता है कि जब आज के समय पे हम ये लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि कैटरीना कैफ या करीना कपूर का जो बच्चा होगा उसका नाम तैमूर की जगह कैमूर होना चाहिए, कुछ भी जब हम लोग वहां पर कमेंट करके बता सकते हैं, जब हमारा इतना फोकट का पार्टिसिपेशन इन फोकट की चीजों में हो सकता है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट हम लोग का किसी भी पॉलिसी में पार्टिसिपेशन ना हो सकता है ना भाई। हम लोग जो भी अब सरकार को डिसीजन ले रही है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, इट इज दी गवर्नमेंट जहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो जब सिटीजन पार्टिसिपेशन आएगा तो यहां पर भी अब ये होगा कि सिटीजन्स का, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में, अगर कोई चीज पार्लियामेंट में आ रही है तो वहां पर सिटीजन्स का भी कौन सा पार्टिसिपेशन होगा, फ्यूचर में, अभी नहीं है और होना चाहिए इस चीज को, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो डायरेक्ट, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है हम लोग, तो यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड में है तो ये चीज हो सकती है। लेकिन अभी सेंटर और स्टेट में तुमको प्रेजेंटली ये चीज देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ तुमको लोकल लेवल पे, ठीक है, लोकल लेवल पे भी कब, जब हम लोग ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलती है। देखो अभी प्रैक्टिकली सेंटर और स्टेट में चीज देखने को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारी साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, 135-140 करोड़ की हम लोग की जनसंख्या लेकर चलते हैं। इतने लोग हम लोग बोलते नहीं कि वहां पर डायरेक्टली एक जगह इकट्ठे होकर कोई पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी एक डिसीजन के अंदर, ठीक है। हाँ, मैंने ये चीज बताई कि तुमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी की मदद से ये चीज पॉसिबल है, बट एज ऑफ नाउ इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जब लोकल लेवल की बात करते हैं तो जिसकी एक ग्राम पंचायत, एक छोटे से गांव की बात करते हैं, तो वहां का पॉपुलेशन साइज क्या होगा, मैक्सिमम 100 से 1000 के बीच में कहीं ना कहीं,
एग्जाम्पल अगर अपन कंसीडर करें तो 100 से 1000 लोग के बीच में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसी भी पॉलिसी के लिए हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी खेत में इकट्ठे हो जाएंगे, कोई कम्युनिटी हॉल होगा, जो भी कोई प्लेस होगी जहां पंचायत लगती होगी, वहां इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं। तो लोकल लेवल पे सिटीजन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर और स्टेट लेवल पे जाते हैं यहाँ इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन सिटीजन का तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर होता है। इसीलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग मानते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या बताया, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे भी डिस्कस करेंगे, विच इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये तीन शब्द क्या है, अकाउंटेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट, इसको अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये समझना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब क्या क्या देखो, मैंने तुम्हें बताया ना कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या क्या फैक्टर जो मेन टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में कवर करना है, तो सबसे पहले तो यही आ गया, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी जब वहां रहती है, वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ और वहां का डेवलपमेंट लेवल कैसा रहता है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स रहते हैं इकोनॉमिक वे में। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो दीज आर सम टॉपिक्स जो कि हमको डिस्कस करना है। और एक टॉपिक और विच इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, ठीक है। ये सभी लोग हम लोग किसके फॉर्मेट में बात करेंगे, डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से। आगे मूव करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ गया कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। अब डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये बताया कि ये क्या करती है। मैंने तुमको एक सबसे पहले जब वोट की बात बताई थी, तो वोट के क्या लिखा था हम लोगों ने, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट, ये चीज बात करी थी, ठीक है। 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट और 1 वैल्यू, 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, ठीक है। ये भी आगे इसको कंसिडर कर लो। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो 1 पर्सन है, यहां पर तुम लोगों ने पर्सन लिखा है, यहां कुछ ऐसा लिखा है क्या कि ये मेल हो सकता है या ये फीमेल होगा, ठीक है, या ये जो रहेगा ये कोई सी तो भी कास्ट से बिलोंग करने वाला होगा, कोई सी तो भी रेस से बिलोंग करने वाला होगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, कोई भी पैरामीटर नहीं, सिर्फ तुम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रखा है, ठीक है। इसके तहत 18 साल के ऊपर वालों को तुम वोट देने का अधिकार दे देते हो, बात खत्म, क्लियर हो गया ना। तो यहां पर तुमने कोई भी दूसरा पैरामीटर नहीं रखा है, तो इसीलिए ने बताया कि सिटीजन्स के बीच में क्या करती है, ये इक्वालिटी को प्रमोट करती है, ठीक है। तो एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। जब हर किसी के पास एक, भाई अब फिर सामने वाले पर मुझ में क्या फर्क हो जाएगा, जब मेरे भी एक वोट की एक ही वैल्यू है तो तेरे भी एक वोट की एक वैल्यू होगी, तो हम लोगों की डिग्निटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एल्स क्या हो सकता है, नहीं तो पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे तुम लोग को बताऊं, वर्णा सिस्टम जब चलता था, तो वर्णा सिस्टम में क्या होता था कि भाई साहब सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में तुम लोगों को कौन लोग, जो ब्राह्मण्स होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, या जो वैश्यास होते थे, इन क्लास के लोगों को ही क्या होता था, एजुकेशन मिलता था, ठीक है। जो शूद्रास होते थे उन लोगों को एजुकेशन का आपने परमिशन ही नहीं दिया, तो कितना क्या हो जाता था यहाँ पर, इस व्यक्ति की जो शूद्रा क्लास से बिलोंग करता है उसकी डिग्निटी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो इन लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, इसे वो चीज नहीं मिल रही है जो इन लोगों को मिल रही है। बात समझ में आई। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि यहाँ पर अब आप कोई सी भी क्लैन से बिलोंग कर रहे हो, कोई सी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमने आपकी वोट की वैल्यू सेम रखी है, तो आपकी डिग्निटी अफेक्ट नहीं होगी। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब यहां पर बात कर रहा हूं कि पहले क्या होता था, जब अगर मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं, जब मैं सिर्फ इन 3 क्लास लोगों को पढ़ा रहा हूं, इन 3 लोगों की इंपॉर्टेंस रख रहा हूं, तो शायद डिसीजन मेकिंग में भी ये 3 लोग ही होंगे। लेकिन और अगर ये 3 लोग हैं तो ये सिर्फ इन 3 के फायदे की ही बात करेंगे, क्या ये इनके फायदे की बात करेंगे, नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है कि जब डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डिसीजन मेकिंग में इक्वालिटी होना चाहिए ना। यहां तो आपने सिर्फ इन 3 को लिया, शूद्रा क्लैन का क्या, ये अपने फायदे की बात करेंगे, इस क्लैन के बारे में कौन सोचेगा, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर इन्होंने बताया कि जब ये सभी लोग एक साथ मिलेंगे, चाहे वो कोई से भी क्यों, जब हम लोगों ने सभी लोगों की बात करी है, सिटीजन्स की बात करी है, तो जब सभी लोग आएंगे तब क्या होगा, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कैसा भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा पंजाब के अंदर, ठीक है, पंजाब के अंदर क्या हुआ कि भाई साहब जब किसानों ने किसके लिए, भाई यहाँ पर हम लोग को जो उन्होंने फार्म बिल लाए थे, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करा,
कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का भी एक प्रॉपर तरीका है, वो रिजॉल्व हो गए। तो यहाँ पर भी ये चीज बताई कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का भी एक सही मैनर यहाँ पर है। एल्स अगर समझो, अगर हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी ना होते वह मोनार्की होती, एक एग्जाम्पल, हाँ मोनार्की होती, तो मोनार्क ने अगर बोल दिया कि नहीं भैया मेरे को फार्म बिल लाना है, बात खत्म। तुम लोग कितने ही प्रोटेस्ट कर लो, कुछ होना है क्या? नहीं होना है भाई, जो राजा ने बोला वो काम होगा, बात खत्म। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी है तो हम लोग के पास कहीं ना कहीं ये फायदा है कि हम अगर कोई एक्शन ले भी गया तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डेमोक्रेसी के पास ये फायदा है, फीचर है कि भाई साहब क्या होगा, उसको रिसॉल्व कर दिया जाएगा एक सही तरीके से। तो इसके लिए जितने भी सिटीजन्स हैं वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। देखो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कहीं ना कहीं एक पार्टी, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है एक्स और वाई, तो इसके अंदर कोई ना कोई एक व्यक्ति तो गलत होगा ही होगा। तो पॉइंट एक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, तो या तो ये गलत होगा या ये मान ले तो मेरे इसमें ये गलत है, तो अब क्या होगा, अगर ये गलत हो रहा है तो इसको, इसके मिस्टेक को करेक्ट करने का भी क्या रहेगा, प्रॉपर स्पेस रहेगा, तो अलाउज रूम टू करेक्ट द मिस्टेक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्या जरूरी भाई साहब, कि क्यों हमें जरूरी है डेमोक्रेसी के आउटकम्स पढ़े, तो उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी, जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी पीपल आर देयर ओन मास्टर्स, ठीक है। सबसे बात की है कि डेमोक्रेसी में लोग खुद के मास्टर्स होते हैं और हर कोई इक्वल रहता है और हर किसी को इक्वल जस्टिस की प्राविधान है हमारे सोसाइटी के अंदर, इन डेमोक्रेसी के अंदर। तो हमें देखना है कि जब ये इक्वल की बात कर रहे हैं, हर चीज इक्वल है, हर सिटीजन को इक्वल राइट्स मिले हैं, तो ऐसा क्या है कि डेमोक्रेसी के आउटकम वेरी कर रहे हैं कंट्री टू कंट्री। हो सकता है यूएसए के अंदर कोई चीज लगाई तो वो फेवरेबल आउटकम दे रही है, लेकिन वही चीज अगर मैं इंडिया में लगा रहा हूं तो मुझे इसका फेवरेबल आउटकम नहीं मिल रहा है या कुछ और दूसरा आउटकम मिल रहा है। तो इसीलिए यहां पर बताया कि ऐसा क्या है, तुमको सोचना पड़ा कि भाई जब यूएसए में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, तो दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि दोनों के आउटकम्स अलग अलग। आज यूएसए को देखो, कहीं बहुत उसकी इकोनॉमी लेवल पे कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिकली इतना साउंड अभी नहीं हो पाए हैं, बात समझ में आई। तो ऐसा क्या था कि आउटकम्स जब दोनों सेम पैरामीटर पे कर रहे हैं वर्कआउट, तो यहां पर ये चीज बताया कि ये जो चीज है इसके आउटकम अलग अलग हो रहे हैं, तो उसके भी कुछ रीजंस है। तो सबसे उन्होंने बताया कि एक बेसिक रीजन उनको देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो पहला चीज तो उनको क्लियर हो गया कि ये एक मुख्य कारण हो सकता है कि भाई वहां पर उनका सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर और उनका कल्चरल एरियाज अलग अलग है, ठीक है। दोनों कंट्रीज को कंपेयर करता हूं, मोस्ट ऑफ द पीपल सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव्स। ये मैं पहले ही डिस्कस करा कि भले ही कितनी दूसरी फॉर्मेट क्यों ना हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, या कोई रिलीजियस लीडर कहीं भी कुछ भी क्यों ना हो, अगर ये अलग अलग फॉर्मेट में है तो इन सब में से जो ज्यादा लोग किसे चूज करेंगे, डेमोक्रेसी में, क्योंकि यहां पर पावर लोगों के पास होगी, ठीक है। एक बहुत अच्छा रीसेंट एग्जांपल देता हूं, अभी पंजाब में क्या हुआ, पंजाब के अंदर जनरल तौर पे हम लोग जब नोटिस करते हैं तो जनरली वहां पर कांग्रेस जो होती है वो क्या करती है, तो कांग्रेस या अकाली दल, ये ही जनरली पावर में रहती, ठीक है। तो ये इनिशियल, तो ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस का जो गढ़ है वो पंजाब है, ठीक है, एक कॉमन चीज समझना। लेकिन अभी इलेक्शन में क्या हुआ, जब 22 के इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में क्या हुआ, पंजाब हार गई, पंजाब क्या, कांग्रेस जो है वो पंजाब से हार गई, अकाली दल हार गया, और नई पार्टी बन के आई जिसका पंजाब से अभी तक कुछ सत्ता नहीं, कुछ रिलेशन नहीं था, आम आदमी पार्टी बन के आई। यहां पर क्या हुआ, देखो ये चीज यहां पर इसलिए फायदेमंद कि अगर आपने हमारे फेवर में काम करा तो हम आपको सत्ता दिलाएंगे, अगर आपने हमारे अगेंस्ट में काम करा तो हम आपको सत्ता नहीं दिलाएंगे। पावर किसके हाथ में है, यहां पर पावर लोगों के पास है, वो चाहे तो किसी की भी सरकार गिरा सकते हैं, किसी की भी सरकार ला सकते हैं, और उनके पास बकायदा 5 साल का टाइम है। तो यहां पर लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, और जो लीडर्स हैं उन्हें भी बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ गलत तो उनकी सरकार खत्म। तो इसलिए इन्होंने बताया कि यहां पर एक लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलता है, और इसी कारण से
बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड भी होते हैं और बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं भी होते। क्यों? उसके भी रीजंस देखो। एक कॉमन रीजन अगर मैं तुम लोग को बताऊं डेमोक्रेसी का, तो एक कॉमन रीजन अपन जरा देखते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, रियली सॉरी। कॉमन रीजन क्या देखने को मिलता है हम लोग को कि जहां पर लोग डेमोक्रेसी से क्यों सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं? तो पहला रीजन तो लोग ऐसा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत स्लो है एज कंपेयर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने क्या एग्जांपल दिया कि अगर फार्म बिल लाना है तो पहले इसके बीच में पार्लियामेंट में हंगामा हुआ होगा, ठीक है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ होगा, यहां से पास हुआ होगा, फिर उसके बाद इसे इंप्लीमेंट करा होगा, पर लेकिन लोगों को समझ नहीं आया तो लोगों ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करा और फिर बाद में इसको वापस हटाया। लेकिन टाइम कितना लगा इसके अंदर? बहुत ज्यादा। तो कोई एक चीज को इंप्लीमेंट करने बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर यहीं मोनार्की होती तो क्या होता? मोनार्की में तो जो रूलर ने बोल दिया, जो किंग ने बोल दिया, वो खत्म तो खत्म, किसी से आपको बात ही नहीं करना है, किसी को सुनना ही नहीं है। तो ये इस केस में राजा ने बोला कि यहाँ रोड बनना है तो बस राजा गए, जहां जैसे राजा यहाँ से निकलेगा यहाँ रोड बनने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री ने बोला कि हम मित्रों ये काम करेंगे, तो बस उन्होंने करेंगे छोड़ दिया। उसके बारे में वापस पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, उसके बारे में पैसा सेंक्शन होगा, फिर पैसे सेंक्शन का काम होना शुरू होगा, फिर काम अभी शुरू है, पता नहीं कब खत्म होगा, फिर जब खत्म होगा तब पता नहीं क्या होगा। तो ये चीज एक लॉन्ग टर्म है, ठीक है। लेकिन क्विक एक्शन दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलती है। इसीलिए लोगों डेमोक्रेसी को, कुछ लोग फेवर में होते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास ज्यादा पावर है, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में होते हैं कि नहीं यार, इससे अच्छा तो दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता, ताकि आज हम जितने पीछे हैं शायद इतना पीछे हम ना होते हैं, हम लोग बहुत जल्दी आगे चले जाते। जैसे दुबई की बात कर लो तुम, ठीक है, या किसी भी यूएई की बात कर लो, ठीक है, तुमको क्या देखने को मिलता है, मतलब किसी भी अरबिक कंट्री की बात कर लो, क्या देखने को मिलता है कि वहां पर बहुत जल्दी डेवलपमेंट हुआ। तो लोग किसको बदनाम करेंगे, नहीं यार डेमोक्रेसी के कारण हम नहीं कर पाए, ठीक है, अगर नहीं होती, हमारे यहाँ पे भी कोई मोनार्क होता तो शायद हम लोग बहुत जल्दी ग्रो कर लेते। तो कुछ लोग इसके फेवर में और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में चलता रहता है, ठीक है। एक चीज देखो क्या बताया कि डेमोक्रेसी इज सीन गुड इन प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब जब किताबों में बात पढ़ते हैं, जब डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं तो हमको डेमोक्रेसी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट साबित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होती है। डिसीजन मेकिंग जब स्लो है तो इम्प्लीमेंटेशन भी क्या होगा, स्लो होगा। तो आउटकम्स या जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो रिजल्ट भी आपको बहुत स्लो देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? तो इस कारण से बहुत हम लोग को सोचना पड़ता है कि नहीं कि डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। Which things we need to understand before the evaluation of the outcomes of democracy? तो सबसे पहले क्या समझते हैं? The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that, यहां से बात स्टार्ट करो, is to recognize that democracy is just a form of government, just a form of government। यहां पर हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है डेमोक्रेसी से। बात समझ में आ रही है कि हमारी डेमोक्रेसी से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि भाई साहब डेमोक्रेसी अगर आ गई तो सब कुछ हो जाएगा। हमारे यहाँ पर अगर मैं क्या बोलते हथौड़ा मारूंगा तो यहां से सोना निकलने लग जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये चीज समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसी दुनिया में दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे वन पार्टी रूल हो। It can only create conditions for achieving something. It can only create conditions for achieving something, और इसको अचीव किसको करना पड़ेगा? We the common people, ठीक है। यहां पर इन्होंने कंडीशंस बताई, इसको पाथ जो होगा वो कौन तय करेगा? वो लोगों को तय करना पड़ेगा। स्टार्टिंग की लाइन में ही उन्होंने बता दिया कि इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो लोग जो हैं वो अगर करेंगे तो ही यहां काम होगा, एल्स नहीं होगा। ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क और एक कंडीशन बता सकते हैं। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस टू अचीव देयर गोल्स। नाउ व्हिच आर द मेजर एरियाज
यूज फॉर टू एनालाइज द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। क्या क्या एरियाज होते हैं, तो यहां सब देखो हमारी चीज आई। पहले नंबर पे हमको बताया अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आउटकम्स डेमोक्रेसी के देखने को मिल रहे हैं। फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, accommodation of the social diversity and dignity and freedom of the citizen। ठीक है, ये चीज हमको कुछ कॉमन एरियाज बताए। अब जो सबसे पहली चीज बताई कि व्हाट इज दिस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट या लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब देखो कॉमन वर्ड समझ लेते हैं, पहले इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जब मैं अकाउंटेबल वर्ड बोलता हूं तो अकाउंटेबल का मतलब होता है, अगर मैं समझू तो उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी कौन होगा, हु विल बी दी आंसरेबल। अगर कुछ गलत होता है या अगर कुछ देखो सही होगा तो सब लोग आएंगे, ये मैंने करा, ये मैंने करा, ये मैंने करा। लेकिन अगर गलत होता है तो आंसरेबल कौन, हु विल बी दी आंसरेबल, उत्तरदायी कौन, उत्तर कौन देगा। क्लियर हो गया, तो उस वर्ड का मतलब होता है अकाउंटेबल। दूसरे नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्ड करने वाला, एक्शन देखा। भाई अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल हमको यहाँ पर मच्छर ने काटा तो हम क्या करते हैं, हाँ बेटा काट, करते हैं क्या ऐसा। कुत्ता हमारे पीछे भागा तो हम उसको पढ़ने देख ले, भाई काट, यहाँ पर काट, करते हैं क्या ऐसा, नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वही चीज बताई कि रिस्पॉन्सिवनेस, हम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो भी एक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट। और फिर नंबर पे आया लेजिटिमेट या लेजिटिमेट, इसका मतलब ये होता है कि सुपीरियरिटी, ऐसा समझ लो। यहां तक की चीज क्लियर हुई। अब जबरदस्त समझते हैं कि ये सुपीरियर गवर्नमेंट है इन दूसरे फॉर्मेट में। अब एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन अकाउंटेबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिव होगा, और लेजिटिमेट के बारे में क्या समझना है। To the most outcomes of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens। अगर कुछ गलत होता है, अभी जैसे तुम लोग यूएसए और रशिया के अंदर वॉर चल रहा है, ठीक है, सॉरी रशिया और यूक्रेन में, रियली सॉरी, कहां पर चल रहा है, यूक्रेन में और रशिया में। ठीक है, शब्दों पे जाना, भावनाओं पे नहीं, या उल्टा बोल दिया। तो यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर चल रहा है, विवाद चल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर यूक्रेन में बहुत सारे इंडियंस हैं, ठीक है, बच्चे जो पढ़ाई करने गए हैं यहाँ पर, इंडियंस लोग यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, अब जब इंडियंस यहाँ पर बेचारे फंसे तो उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब हम इंडियन एम्बेसी के पास जा रहे हैं, इंडियन एम्बेसी हमको क्या करे, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करे, हमको वापस हमारे देश लेकर आए। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, इंडियन एम्बेसी। अगर कुछ गलत होता है, किसी एक व्यक्ति की भी जान गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल, बोले सर इंडियन एम्बेसी। बात समझ में, इंडियन एम्बेसी कौन, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री। बात समझना कि यहां पर अगर कुछ चीज, भाई वो इंडिया आ गए, बहुत बड़े थैंक यू सो मच मोदी जी, हम इंडिया आ गए हैं, हमारा ये फलाना ठिकाना। लेकिन अगर किसी एक की डेथ हुई तो ये मोदी जी ने करा है, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट की गलती है। अगर हमारे बच्चे की डेथ हुई तो ये हमारी गलती है, नहीं हमारी गलती नहीं, किसकी गलती हो गई, मोदी जी की गलती हो गई, या जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी गवर्नमेंट है, उसकी गलती हुई। क्लियर है, अभी मोदी जी की गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी, तो हमने उससे एग्जांपल कोट करा। बात समझना कि अगर कुछ भी गलत होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन रिस्पॉन्सिबल होगी, गवर्नमेंट। तो अपने सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट। तो इन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करती है जहां पर ये अपने सिटीजन्स को अकाउंटेबल होती है और रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स की नीड थी, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं, वहां से यूक्रेन में लड़ाई हो रही, बंकर के अंदर फंसे हैं, अब हमारे बच्चों को निकाल के लाओ। तो उसके प्रति सरकार ने क्या करा, मिशन गंगा चलाया, उनको लेकर है। क्लियर हो रहा है, तो दिस इज व्हाट कि भाई रिस्पॉन्सिवनेस भी कौन करती है, भाई गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करना पड़ता है, जो उनके सिटीजन्स ने एक्शन लिया या जो उनके सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी नीड है, उसके लिए। दे पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैंने तुमको तो पहली चीज इसको क्लियर कर दिया था कि या तो मैं डायरेक्टली ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, या इनडायरेक्टली मैंने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर सिटीजन के पास राइट हो गया कि इनका मेंबर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या बोलता है कि भाई साहब अगर पार्लियामेंट में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, हमारा मेंबर क्या कुछ नहीं कर रहा हो, इसको जानने का अधिकार किसके पास है, हमारे पास है, हमने उसे चूज करा है। बात समझ में आ रही है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अगले नंबर पे देखते हैं आगे क्या बताते हैं। अगले नंबर पे आया दिस इंश्योर्स दैट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंट।
इसके थ्रू क्या पता चल रहा है कि भाई साहब जो भी काम सरकार में हो रहा है वो मुझे पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी यहां पर होना चाहिए, बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, पता चले वो पार्लियामेंट में लड़ रहे भिड़ रहे हैं जो भी अपना काम कर रहे हैं और हम सिटीजन्स को पता ही नहीं चल रहा है कि वहां क्या कर रहा है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां ये सरकार उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, ना ही उसे करना चाहिए। जैसे मिलिट्री के जितने भी अफेयर्स होते हैं या जितने मिलिट्री के तुमको देखने को मिले कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो ये लोगों को नहीं बताई जाएगी कि आज हम जाके, क्योंकि अगर तुम्हें बता दी तो वो पास वाली गवर्नमेंट भी तो ये सुन रही है, उसकी भी न्यूज़पेपर देख रहे हो तो तुम्हारा नुकसान। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो बहुत सीक्रेटली मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन बाकी के एरियाज को आपको सरकार को सिटीजन्स को बताने का पूरा राइट है, मतलब आपको बताना पड़ेगा और सिटीजन के पास ये राइट है। आगे बात करिए। The opposition parties can also question and criticize the government policies। यहां पर बेसिक देखो ये चीज कॉमन समझना कि अगर जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर रूलिंग पार्टी के पास कुछ उसने एक्शन लिया, मेजोरिटी लेकर आ गया, मान लो, देखो क्योंकि डिसीजन किसके बेसिस पे होगा, मेजोरिटी के बेसिस पे। अगर मेजोरिटी ने बोल दिया, उसको पास कर दिया, दोनों हाउसेस में प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, लॉ बन गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है तो सरकार को 2 बार सोचना पड़ेगा। और यहां पर ये रूलिंग पार्टी भले मेजोरिटी में लेकर आ गई, लेकिन अगर अपोजिशन उसके बारे में कर रहा है तो भी उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन के पास भी पावर है क्रिटिसाइज करने की, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है डेमोक्रेसी की। दे कीप अ चेक ऑन द रूलिंग पार्टी एंड मेक श्योर दैट जो भी उनकी पावर्स हैं उसका वो लोग मिसयूज ना करें, क्योंकि वो तो रूलिंग पार्टी है, उनकी तो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बन गए उनमें से ही। समझ में आ रहा है? हमने लेजिस्लेटिव बॉडी चूज करी, उनमें से निकल के एग्जीक्यूटिव्स बन गए, तो एग्जीक्यूटिव को तो जो करना है वो कर सकता है। बात समझ में आ रही? लेकिन यहां पर अपोजिशन बैठ के सिर्फ वहां पर ऐसे बैठ के वहां ताली नहीं बजाने वाला है। अपोजिशन का मेन काम क्या है कि वो ये चीज देखे कि जो पावर में रूलिंग पार्टी है वो अपनी पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रही है, ठीक है। These measures ensure that the government formed is accountable and responsive to the needs of people। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर a democratic government is a legitimate government, it is the government of the people। सुपीरियर बोला मैंने, ये क्यों? बिकॉज ये लोगों की गवर्नमेंट है, ठीक है। एक कॉमन चीज समझना कि डेमोक्रेसी के बारे में मैं अधिकतर बोलता हूं कि डेमोक्रेसी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सैंपलिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? डेमोक्रेसी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सैंपलिंग। मेरी बॉडी में से मैंने खून निकाला, जरा सा 1 मिलीलीटर खून निकाला, उसके अंदर मैंने एनालाइज कर लिया कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज चल रही है। आपको अगर कोई बीमारी होती है तो क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाता है, ब्लड टेस्ट करता है और वो ब्लड टेस्ट में बता देता है फलाना फलाना चीजें हैं, आपको ये वाली बीमारी है। क्या पूरी बॉडी एनालाइज करी उसने? नहीं। क्या करा? सिर्फ एक सैंपल लिया और चीज बता दी कि आपकी बॉडी में ये चीज गलत है, ये चीज सही है। यही डेमोक्रेसी भी, हम जाके 135 करोड़ के लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट वहां पर बैठ नहीं सकते। तो हमने क्या करा, हमारे इस 135 करोड़ के लोगों में से 543 लोगों को क्या कर दिया, वहां पर भेज दिया। तो ये हमारा ही सैंपल हुआ ना। अगर हमने कोई चीज गलत करी तो ये चीज भी गलत हुई, क्योंकि हमारी गलती है, हमारा सैंपल गलत है ना। मेरे ब्लड के अंदर इंप्योरिटी है तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरी गलती है। ऐसे ही सेम अगर मैं ये 543 को, ये अगर इनको मैं बोल रहा हूं कि अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो गलत कौन हो? आप गलत हो। बात समझ में आई? इसीलिए इसको बहुत लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोला, क्योंकि ये खुद लोगों में से ही निकल के आती है। क्लियर हो गया? चलो, ऑल दी वोटर्स कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कोई भी यहां पर